तो दोस्तों क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, उनके स्ट्रक्चर AB2 A2B सारी बातें अपन ने बात कर ली थी। इनका अरेंजमेंट कैसा है, कौन SCC में, कौन BCC में, कौन FCC में। लेकिन दोस्तों ऐसा तो एक परफेक्ट क्रिस्टल है और इनमें कुछ त्रुटियां, कुछ एरर, कुछ डिफेक्ट्स, कुछ इम्परफेक्शन भी आ जाते हैं। वैसे तो परफेक्ट कोई नहीं है। तो जो क्रिस्टलों के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे अपन, वास्तव में वो वैसी ही हो इस बात की भी श्योरिटी नहीं है। उनमें कुछ डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन आ जाते हैं। तो इसको अपन पढ़ते हैं ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में त्रुटियां या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इससे पहले देखो, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ फैक्टर है, कुछ कारक है जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। और कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्टल की संरचना में भी किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को, समन्वय संख्या को, दो कारक प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब अगर दाब बढ़ेगा तो समन्वय संख्या भी बढ़ेगी और ताप बढ़ेगा तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। दाब बढ़ाएंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन, ताप बढ़ाएंगे तो दूर दूर जाएंगे, कम हो जाएगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे NaCl में समन्वय संख्या 6:6। अगर P ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो वो सीजियम क्लोराइड की तरह 8:8, 8:8 समन्वय संख्या दर्शाने लगेगा। अगर सीजियम क्लोराइड जो पहले 8:8 वाली समन्वय संख्या दिखा रहा था, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो उसकी समन्वय संख्या वापस ऐसा हो सकती है। कुल मिला के मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या दाब बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। ये आपने यहाँ पर बताई दी है। अगर पहले एक कण के चारों तरफ 6 कण थे, दाब ज़्यादा कर दिए तो 8 कण हो गए। पहले 8 कण थे, ताप ज़्यादा कर दिए तो दूर हो गए, तो वापस क्या हो गए, 6 कण। तो क्रिस्टलीय संरचना को प्रभावित करने वाले कारक ताप और दाब है। दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर कम होती है। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता का प्रमुख कारण ताप ही है दोस्तों। पहले तो आपसे ये पूछे, क्रिस्टल में त्रुटि या इम्परफेक्शन या डिफेक्ट किसे कहते हैं। क्रिस्टल में अपूर्णता या अनियमितता होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल त्रुटि। डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अगर परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट से कुछ भी डेविएट होता है तो फिर वो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स कहलाएगा। यह त्रुटियां या डिफेक्ट्स किसकी वजह से, ताप बढ़ाने की वजह से, या तो जो आपका आइडियल क्रिस्टल था, आदर्श क्रिस्टल। देखो आदर्श कोई नहीं है। आदर्श गैस इक्वेशन भी अपन पढ़ेंगे। तो आदर्श केवल एक वर्चुअल वर्ड है, आभासी शब्द है। वास्तव में किसी न किसी में कुछ न कुछ डिफेक्ट्स तो होते ही हैं। यहाँ पर आइडियल जो सॉलिड है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट आते किसकी वजह से हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, या कोई प्योर क्रिस्टल में आपने कुछ इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ मिला दी। तो दोस्तों क्रिस्टल की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक ताप और दाब। ठोसों में अपूर्णता का कारण कौन है, टेम्परेचर। और कुछ आपने इम्प्योरिटीज़ प्योर क्रिस्टल में मिला दी। तो क्रिस्टलीय सॉलिड में दो प्रकार की डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन होती है, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री का मतलब यह है, अगर अशुद्धि में स्टाइकियोमेट्री बदले ही नहीं, वही रहे, और स्टाइकियोमेट्री में कोई भी क्रिस्टल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, कुछ भी इधर उधर हो, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। जितने पॉजिटिव आयन पहले थे, जितने नेगेटिव आयन थे पहले थे, उतने ही रहे। दोनों का रेशियो फिक्स रहे। जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव रहे। तो ये ऐसा केस में होगा स्टाइकियोमेट्री में। लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के नंबर चेंज हो जाएं तो फिर ये त्रुटि कौन सी हो जाएगी, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि।
तो दोस्तों ये त्रुटि के बारे में अपन बात कर रहे थे। स्टाइक्योमेट्री के क्या प्रकार है और नॉन स्टाइक्योमेट्री के क्या प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, स्टाइक्योमेट्री त्रुटि में रेनाइन और धनाइन की संख्या स्थिर या नियत रहती है। नॉन स्टाइक्योमेट्री त्रुटि में रेनाइन और धनाइन की संख्या में चेंजेस या बदलाव आ जाते हैं। ठोसों में अपूर्णता या डिफेक्ट्स किसकी वजह से? टेम्परेचर इंक्रीज करने से या इम्प्योरिटीज़ मिलाने की वजह से आते हैं। क्रिस्टल की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर और प्रेशर है। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो दोस्तों डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड दो टाइप के, स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री। सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री की त्रुटि के या डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल बात है, इस प्रकार की त्रुटि में धनाइन और ऋणाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव को कैटाइन और ऋणाइन को एनाइन कहते हैं। तो कैटाइन और एनाइन का रेशियो अनुपात बदलता नहीं है। स्टाइक्यो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो एज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र में जो रेशियो रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, वही क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में रहता है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो नहीं बदलता है, फिर कोई ऐसा डिफेक्ट आता है, तो इस प्रकार के रेशियो को या इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के हैं, एक तो शॉर्ट की और दूसरा है फ्रैंकल। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सार्वभौमिक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है या एक साल छोड़ के फिर अगले साल पूछा जाता है। शॉर्ट की और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर, और ख़ासकर फ्रैंकल के बारे में तो कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है। याद रखें, दोनों प्रकार की त्रुटियाँ स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियाँ हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो भी अनुपात नहीं बदलना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, सपोज करें ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बाहर चला गया, पॉजिटिव कितना गया? 1, और नेगेटिव कितना गया? 1, तो उसके बाद भी पॉजिटिव और नेगेटिव का अनुपात तो निश्चित ही रहा। इसीलिए तो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। अगर किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न त्रुटि शॉर्ट की त्रुटि कहलाएगी। क्या होता है इस प्रकार की त्रुटि में, वो देखिए। क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल, क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहता है। सिंपल है, एक पॉजिटिव निकला है, एक नेगेटिव निकला है, तो धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में निकले हैं, तो चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। देखो, पहले यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। अगर वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बाहर निकले हैं, तो अब जगह खाली हो गई। इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। शॉर्ट की त्रुटि में डेंसिटी कम हो जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर समन, ये तीसरा पॉइंट किसके लिए है कि शॉर्ट की त्रुटि होती किस प्रकार के क्रिस्टलों में? ऐसे क्रिस्टल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या अधिक हो और धनायन और ऋणायन के आकार कंपैरेटिव हो, ज़्यादा अंतर नहीं हो, तुलनात्मक हो। शॉर्ट की त्रुटि किस प्रकार के क्रिस्टलों में होती है? ऐसे क्रिस्टल जिनकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंपैरेटिव हो, तुलनात्मक संरचना हो। ऐसे क्रिस्टलों में कौन सी त्रुटि होगी? शॉर्ट की। और शॉर्ट की त्रुटि का एग्जाम्पल है NaCl, KCl और KBr। इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या पाई जाएगी? शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आते हैं दोस्तों फ्रैंकल त्रुटि के बारे में।
इस प्रकार की त्रुटि में ये देखिए, ये बीच में जो है ये है वॉइड्स या अंतराकाशीय अवकाश। एक पॉजिटिव आयन अपनी जगह से हट के और अंतराकाशी के अवकाश में आ जाता है, वॉइड्स में आ जाता है, होल में आ जाता है। तो देखो, ना पॉजिटिव बाहर निकला है ना नेगेटिव बाहर निकला है, तो न्यूट्रल ही रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अनुपात में नहीं बदलेंगे, इसीलिए क्या है, स्टोइकियोमेट्री। लेकिन अगर बात करें, देखो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि ना धनायन जितने थे उतने ही ऋणायन है। शॉर्ट की त्रुटि में पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल से बाहर ही निकल गए थे, इसलिए डेंसिटी कम हो गई थी। अब बाहर नहीं निकला, वहीं है अवकाशों में, इसलिए फ्रैंकल त्रुटि में डेंसिटी जो है, घनत्व है, वो भी समान रहेगा, वो भी बदलेगा नहीं, ना कम होगा ना ज़्यादा, क्योंकि आयंस बाहर नहीं निकले। फ्रैंकल त्रुटि उस प्रकार के क्रिस्टल में होती है जिनका समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो और धनायन का आकार छोटा हो। आकार छोटा होगा तभी तो ये वॉइड्स में या अवकाशों में वहाँ रह पाएगा। अगर ऐसा है तो उनमें कौन सी त्रुटि होने के चांसेज है, फ्रैंकल त्रुटि। और इसका एग्जाम्पल है ZnS और AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर के जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें फ्रैंकल त्रुटि होती है। तो ये स्टोइकियोमेट्री के दो प्रकार, शॉर्ट की और फ्रैंकल, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाइए। निश्चित संख्या में, समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं। इसमें धनायन अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, दोनों न्यूट्रली रहते हैं। इसमें घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयंस बाहर निकल गए, इसमें घनत्व समान ही रहता है क्योंकि आयंस वहीं से निकल के अवकाश में गया है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है। ऐसी त्रुटि उन क्रिस्टल में होती है जिनकी समन्वय संख्या ज़्यादा और धनायन और ऋणायन का आकार कंपैरेटिव हो, तुलनात्मक हो। और ऐसी त्रुटियां उनमें होती है जिसमें समन्वय संख्या कम और धनायन का आकार छोटा हो। इसके एग्जाम्पल ZnS और AgBr, इसके एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr। तो अब नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि या डिफेक्ट। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की त्रुटि में ऋणायन और धनायन का अनुपात बदल जाता है। स्टोइकियोमेट्री में जितने धनायन है उतने ही ऋणायन रहते हैं, यहाँ पर वो रेशियो चेंज हो जाता है। अब उस रेशियो में चेंज होने का रीज़न ये है, पहली तो है धातु आधिक्य त्रुटि या मेटल एक्सिस, या धातु ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो। अब धातु ज़्यादा कब हो सकती है, या तो एनाइन बाहर निकल जाए, जब ऋणायन बाहर निकल जाएगा तो धातु अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, या कैटाइन के अवकाश में आने से या धनायन ज़्यादा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें से प्लस ज़्यादा कैसे हो, दो तरीके हैं। या तो सपोज करें यहाँ से जो ये ऋणायन है ये निकल के बाहर आ गया, अब बाहर आ गया तो हो गया ना धनायन में वृद्धि। धातु, धनायन जो है वो धातु ही है। तो अगर ये यहाँ से ऋणायन बाहर आ गया तो ऋणायन को एनायन कहते हैं, तो एनायन के बाहर निकलने से भी धनायन या धातु ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ऐसा हो कि ये देखो प्लस माइनस सब है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ही धनायन वॉइड्स या अंतराकाशीय अवकाश में आ जाए, एक्स्ट्रा धनायन आ जाए तो भी धातु बढ़ सकती है, और जो ऋणायन है वो बाहर निकल जाए तो भी धातु बढ़ सकती है। और धातु का मतलब पॉजिटिव आयन। मेन तो ये है कि अगर यहाँ से नेगेटिव आयन निकल गया तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, उस खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को F केंद्र या फेरबे केंद्र कहते हैं। फेरबे केंद्र या F सेंटर, इस F सेंटर या इलेक्ट्रॉन की वजह से उस क्रिस्टल में कलर और पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, या अणुचुंबकत्व उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? फेरबे केंद्र या F सेंटर की वजह से। जैसे अगर आप NaCl है, उसमें को Na की अधिकता में अगर गर्म करेंगे तो वो पीला हो जाता है,
LiCl को Li की अधिकता में गर्म करेंगे तो पिंक हो जाता है, KCl को K की अधिकता में गर्म करेंगे तो वो बैंगनी हो जाता है। ये जो रंग में परिवर्तन है वो किसकी वजह से? F केंद्र की वजह से, धातु आधिक्य त्रुटि की वजह से। अंतराकाशीय अवकाश में धनायन अगर एक्स्ट्रा ही ज्यादा आ जाए, ऐसे जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो सफेद से क्या हो जाता है? पीला। इसका रीजन ये है कि गर्म करने पर Zn अंतराकाशीय अवकाश में और आ जाता है। एक बात आप ये ध्यान रखें, रंग में परिवर्तन, किसी भी क्रिस्टल के कलर में चेंजेज धातु आधिक्य त्रुटि की वजह से ही आते हैं। रीजन भले एनाइन के बाहर निकलने का हो, माइनस के बाहर निकलने का हो या धनाइन का एक्स्ट्रा आना हो, लेकिन कलर चेंज होगा। लेकिन एनाइन के बाहर निकलने में कलर चेंज के लिए जिम्मेदार कौन सा केंद्र है? F केंद्र। F केंद्र के अंदर कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। धातु न्यूनता त्रुटि, धातु की कमी हो जाती है। जैसे Fe+2 है, अगर ये कम हो गया तो Fe+2 ही क्या Fe+3 की जगह आ जाएगा। देखो यहाँ देखिए, अगर 3 Fe+3 थे, एक बार निकल गया तो उनकी जगह 2 Fe+3 भी काम चला लेंगे, तो ये आयंस का बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से, वैसे इसके बारे में आपको ज़्यादा याद रखना है, धातु आधिक्य त्रुटि और F केंद्र की वजह से रंग और अनुचुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये डिफेक्ट्स के बारे में, त्रुटियों के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों मैंने आपको स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री, शॉर्ट की, फ्रेंकल सब बताए। इनके कंप्लीट होने के बाद 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, फ्रेंकल त्रुटि में जो स्टाइकियोमेट्री का पार्ट है उसमें परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और AgBr ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों डिफेक्ट्स के बारे में। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल क्लियर है। कलर चेंज वाला आए तो जनरली वो एनाइन के बाहर निकलने से, लेकिन जिंक ऑक्साइड वाले कॉन्सेप्ट में कैटाइन या धनाइन या जिंक प्लस एक्स्ट्रा जो अवकाश है वॉइड्स में आ जाता है, उसकी वजह से रंग सफ़ेद से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अपन बात करते हैं सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठोसों के वैद्युत गुण और ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। वैसे ये बातें अपन केमिस्ट्री में और आगे भी बात करेंगे, फिज़िक्स में जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब और बातें करेंगे, लेकिन ठोस से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठोसों को विद्युत गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: चालक, अर्धचालक और कुचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो कंडक्टर, या जो सामान्य टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जिनमें होती है वो कंडक्टर, जिनमें नहीं होती है वो इंसुलेटर। अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन थोड़ा गर्म करें तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इनको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। इसको मैं ऐसे भी बताता हूँ, देखो बच्चे भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, वेरी गुड। कंडक्टर कुछ ऐसे हैं उनको कितना ही पढ़ा लो कुछ नहीं हो सकता, इंसुलेटर। कुछ ऐसे हैं जिनको समझ में कम आता है, पढ़ते नहीं है, नॉर्मल उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक झापट मार के अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दो समझ में आएगा। अर्धचालक बच्चे। तो हमारा काम या मेरा काम यही है, चालक बच्चों को फ़ायदा मिले, अर्धचालक बच्चों को अभी वो भी कुछ न कुछ उनको मोटिवेशन या बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ऐसा मिले कि वो भी आसानी से ये समझने लगे। कुचालक बच्चे समझ रहे हो। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। देखो आवर्त सारणी में 14वां वर्ग है 14 क्लास या ग्रुप, अगर उसके तत्वों में 15वीं क्लास के या 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाए तो ये है एन टाइप अर्धचालक।
जैसे आर्सेनिक को किस में मिलाया गया, जर्मेनियम में। पी टाइप में वही 14वें ग्रुप या 14 क्लास वाले जो एलिमेंट है, तत्व हैं, उनमें 13वीं क्लास या 13वें ग्रुप वाले तत्वों को मिलाया जाए। जैसे बोरोन मिलाया जाए जर्मेनियम में, तो ये पी टाइप का अर्धचालक। चालकों की चालकता ये रही, अर्धचालकों की ये, और कुचालकों की ये। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक। देखो चालक है इसलिए धनात्मक। इनकी 10 की पावर -6 से -4 तक, इनकी -20 से -10 तक। और ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स चालकता का मात्रक है। ये अपन ने बात कर ली है ठोसों के विद्युत गुणों के बारे में। चालक, कुचालक, अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया। ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणों का कारण बड़े ध्यान से देखना है। ठोसों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण है उनके इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का रीजन 2 है। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का रीजन 2 है। एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, ये नाभिक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड एंड राउंड अपने खुद के अक्ष पर भी घूमता है। इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बनता है या होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का स्थायी, कक्षीय और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये जो पदार्थ है चुंबकीय आघूर्ण की वजह से, और भी टाइप है लेकिन 2 मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर कोई पदार्थ प्रतिकर्षित हो, रिपेल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। और आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई पदार्थ क्या हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो तो अनुचुंबकीय, और उससे प्रतिकर्षित हो तो प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक और अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, सभी पेयर में होंगे। अनुचुंबकीय में प्रेजेंट होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इनका चुंबकीय आघूर्ण या म्यू जो है वो क्या होगा, 0। इनका 0 नहीं होगा। और म्यू चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला म्यू बराबर √n को ये ब्रैकेट n+2, और यहाँ पर n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये ठोसों के विद्युत गुण, ये ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के विद्युत गुण, चालक, अर्धचालक, कुचालक, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप का मतलब है 14वें ग्रुप वालों में 13वें ग्रुप के तत्व मिलाए जाएं। एन टाइप का मतलब है 14वें ग्रुप वालों में 15वें ग्रुप वाले। आवर्त सारणी में जो ग्रुप होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के कारण आते हैं। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 2 वजहों से, एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है उस गति की वजह से, और खुद इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है। उन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बनता है। एक स्थायी कक्षीय जो नाभिक के चारों ओर लगाने पर चक्रण, खुद के अक्ष पर घूमने के कारण। पदार्थ और भी है लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। लेकिन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर कोई पदार्थ रिपेल होता है, प्रतिकर्षित होता है तो डायमैग्नेटिक, आकर्षित होता है तो अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। इनका चुंबकीय आघूर्ण 0, इनका 0 नहीं होता, तो फिर कितना होता है, म्यू बराबर √n+2, और यहाँ पर इस n का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण। तो दोस्तों ये सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सबको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। थ्योरेटिकल के लिए वीडियो या कंटेंट जो भी है ये सफिशिएंट है दोस्तों।
हाँ, इसके क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिलेगा। आराम से आप पूरे वीडियो अभी थ्योरेटिकल वाले देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको समझ में आ रहा है अच्छे से पढ़ें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोरोना में अपना खुद का ध्यान रखें। ठोस अवस्था हमारी तरफ से कंप्लीट। आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो बात करें। किसी भी बुक के आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो पूरे अच्छी तरह समझ में आए तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और आसान तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।